हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों हम जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लेकर आए हैं, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन आपके सभी सब्जेक्टों से लिए जाते हैं दोस्तों, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। आइए प्रैक्टिस सेट को पूरा दीजिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। अपनी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दोस्तों प्रैक्टिस सेट जरूर दीजिए। इससे आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं, आपका स्तर कहाँ है, आप दूसरों से कितने आगे हैं या पीछे हैं। तो अपने आप को आगाह कीजिए दोस्तों। आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है सौर मंडल का सबसे चपटा ग्रह कौन सा है। क्या पूछा दोस्तों आपसे, सौर मंडल का सबसे चपटा ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन ए है अरुण, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी है बुध। अब बात करते हैं दोस्तों चपटा ग्रह की। तो चपटा ग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर बी शनि चपटा ग्रह होता है। कौन सा दोस्तों, शनि। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शनि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करते हैं अरुण की। तो दोस्तों लेटा हुआ ग्रह, क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह, अगर आपसे पूछा जाए कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है तो अरुण होगा। फिर आंसर क्या होगा दोस्तों, अरुण होगा। ठीक है, बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र के बारे में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि सांझ का तारा, सांझ का तारा या भोर का तारा, सुबह का तारा बोल देते हैं दोस्तों, सुबह का तारा, या पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है। तो इस सब का आंसर क्या होता है दोस्तों, शुक्र होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, शुक्र होगा। या चमकीला ग्रह भी दोस्तों शुक्र ही कहा जाता है। तो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों शुक्र से, जो आपको सभी याद रखने हैं। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं तो शुक्र को कहते हैं दोस्तों, चमकीला ग्रह तो शुक्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, बुध। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा दोस्तों, तो वो बुध होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ 4 ऑप्शन आपके समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की सही आंसर, तो चपटा ग्रह कौन सा दोस्तों, शनि। शनि आपका चपटा ग्रह हो जाएगा। इसका क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, बात करते हैं गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। अगर बात करूँ मैं गाजर की, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो विटामिन ए का है, विटामिन बी का है, विटामिन सी का है या विटामिन डी का है। तो किसका है दोस्तों, विटामिन ए। सही आंसर क्या होगा, विटामिन ए। विटामिन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं इनके। देखिए, यहाँ पे कभी आपसे विटामिन के नाम पूछ लेता है या इनसे रोग पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब मैं रोग बताते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से अगर मैं रोग की बात करूँ तो क्या होता है दोस्तों, रतौंधी। क्या होता है दोस्तों, रतौंधी रोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद रखने हैं किस विटामिन से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों, रतौंधी होता है। अगर मैं बात करूँ विटामिन बी की, तो बेरी बेरी। क्या होता है दोस्तों, बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी की कमी से क्या होता है दोस्तों, स्वर्गी रोग होता है। ठीक है दोस्तों, और विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों, रिकेट्स। क्या होता है दोस्तों, रिकेट्स। रिकेट्स जो रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। आशा करता हूँ कि 4 ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों, किससे क्या रोग होता है दोस्तों, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो अगर मैं बात करूँ गाजर के इस ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 की, कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन ए। विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, लोधी वंश की स्थापना किसने की। देखिए दोस्तों, स्थापना आपसे जरूर पूछी जाती है इतिहास में, तो अच्छे से याद रखना है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन ए है बहलोल लोधी, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी है सिकंदर लोधी, ठीक है दोस्तों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा दोस्तों आंसर। अगर मैं बात करूं लोधी डायनेस्टी की, लोधी वंश की, तो स्थापना किसने की दोस्तों, तो सही आंसर होगा बहलोल लोधी। किसने की थी दोस्तों, बहलोल लोधी ने की थी। अगर मैं बात करूं लोधी वंश के टाइम पीरियड की कि कितने से कितने टाइम पीरियड ये रहा, तो ये 1451 से 1526, कितना दोस्तों 1526 तक रहा, ठीक है। क्योंकि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने फिर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, ठीक है दोस्तों। तो लोधी वंश की स्थापना अगर मैं कहूँ तो बहलोल लोधी ने की है। अगर मैं कहूँ लोधी वंश का टाइम पीरियड क्या है, तो 1451 से 1526 तक लोधी वंश का टाइम पीरियड रहा है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन भी आपको अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों कि हिमालय की सबसे भारी दक्षिणी भाग कहलाता है। हिमालय का जो सबसे भारी दक्षिणी भाग है कहलाता है महान हिमालय कहलाता है, शिवालिक हिमालय श्रेणी कहलाता है, या जास्कर श्रेणी कहलाता है, या मध्य हिमालय कहलाता है। तो क्या कहलाएगा दोस्तों, जो सबसे लास्ट का जो सबसे दक्षिणी भाग कहलाता है हिमालय का, वो कहलाता है दोस्तों शिवालिक हिमालय या शिवालिक श्रेणी, ठीक है दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर, बी आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान क्या होता है दोस्तों, बायोलॉजी, बायोलॉजी को तो जीव विज्ञान कहते हैं दोस्तों। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, मैंने आपको दोस्तों जंतु विज्ञान का जनक भी बता दिया, जंतु विज्ञान का जनक आपको मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में बताया था, और वनस्पति विज्ञान का जनक भी मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, ठीक है। अब मैंने आपके बात करी है जीव विज्ञान की, तो बायोलॉजी, बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी का जनक क्या होना दोस्तों, अरस्तु। कौन होगा दोस्तों, अरस्तु होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, सी बिल्कुल सही आंसर है, अरस्तु, ठीक है दोस्तों। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे। पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन है अस्ताना, ऑप्शन बी संघाई, ऑप्शन सी गुवाहाटी, और ऑप्शन डी है समरकंद। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। अगर मैं बात करूं पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों, तो सही आंसर होगा गुवाहाटी। कहाँ किया गया है दोस्तों, गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है दोस्तों, असम के अंदर, असम में, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो असम आंसर होगा। अगर आपके उसका शहर का नाम पूछे कहाँ किया गया है तो गुवाहाटी होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुवाहाटी, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले बता रहा हूँ मैं आपको कि हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए है विघ्नेश NR, ऑप्शन बी है डी गुकेश, ऑप्शन सी है प्रज्ञानंद, और ऑप्शन डी है M प्रज्ञेश, ठीक है दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा अगर हम बात करें प्लेयर ऑफ द ईयर किसके अंदर दोस्तों, शतरंज महासंघ के द्वारा। तो कौन है दोस्तों प्लेयर ऑफ द ईयर, डी गुकेश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, डी गुकेश को। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में
अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, पहले तो क्वेश्चन बनता है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन किसने करा इसका उद्घाटन, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों, तो भोपाल में आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया, तो ऑप्शन ए है 7वें, ऑप्शन बी है 8वें, ऑप्शन सी है 9वें और ऑप्शन डी है 10वें। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 7वें नंबर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया, 7वें। इस आप याद रखना चाहिए दोस्तों, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके कि अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन पूछे कहाँ हुआ है, तो भोपाल में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन जो भोपाल में हुआ उसका उद्घाटन किसने करा है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और कौन से नंबर का है, तो 7वें नंबर का है। ठीक है दोस्तों, पूरा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो रहा है दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर कि मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया जाएगा। मार्च 2023, अब तो दोस्तों मार्च 2023 तो हो गया दोस्तों, अप्रैल चल रहा है तो किया हो गया ये तो मार्च 2023 को पहला भारतीय कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया, तो INS विक्रांत पर, INS विक्रमादित्य, CINS विराट और DINS कर्मोटा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, INS विक्रांत। INS विक्रांत क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर कि हाल ही में किसानों के लिए नैनो यूरिया के बाद नैनो DAP उर्वरक को किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, तो ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी है पीयूष गोयल, ऑप्शन सी है डॉक्टर मनसुख मंडाविया और ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, अगर हम बात करें किसानों के लिए नैनो यूरिया के बाद नैनो DAP उर्वरक को किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है दोस्तों, तो सही आंसर होगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों हमारा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको पता भी होगा, बट दोस्तों पूछा जाता है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, तो इसलिए याद भी करना जरूरी है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज की थी ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बी डार्विन ने, सी पुरकिंजे ने, डी अरस्तु ने। तो किसने की थी दोस्तों, अगर पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी था, ऑप्शन बी लॉर्ड क्रिप्स था, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन था या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग था। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, अगर हम बात करें भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था दोस्तों, माउंटबेटन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम बजट की बात करें, बजट जो है किसके द्वारा पारित किया जाता है, सॉरी पेश नहीं पारित किया जाता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। अगर हम बात करें दोस्तों बजट की, तो बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है दोस्तों, तो लोकसभा। कौन होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा पारित करते हैं दोस्तों। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो लोकसभा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है, मतलब राष्ट्रपति का जो शपथ समारोह होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया दोस्तों, तो अनुच्छेद 60,
अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 54। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? अगर हम राष्ट्रपति की शपथ की बात करें तो शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 कहता है दोस्तों हमारा, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे एसएससी हो, चाहे स्टेट का कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, चाहे वो टीचर का एग्जाम हो, पॉलिटी, सभी में आती है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी का मतलब प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जाकिर हुसैन थे। तो आपको पता होगा दोस्तों कौन थे, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष बोले या अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और स्थायी बाद में कौन हो गए थे दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों? स्थायी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं है? देख दो, नेगेटिव जो होता है नहीं, बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है और अच्छे से आपको आंसर देना है। देखिए ऑप्शन ए कहता है एनीनोमीटर हवा की गति, एमीटर विद्युत प्रवाह, सी है लैक्टोमीटर वायु दाब और डी है पायरोमीटर उच्च तापमान। अब इसमें कौन सा सही मेल नहीं है ये बताना है दोस्तों आपको। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, एनीनोमीटर से क्या मापते हैं? हवा की गति मापते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ए मीटर से क्या मापते हैं? विद्युत प्रवाह मापते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। और पायरोमीटर की बात करें तो उच्च तापमान, बिल्कुल सही है दोस्तों। तीनों के तीनों बिल्कुल सही मेल है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि ये सही मेल नहीं है। अगर मैं बात करूँ लैक्टोमीटर की, तो दूध की शुद्धता मापते हैं दोस्तों लैक्टोमीटर। लैक्टो से याद कीजिए, लैक्टो दूध से संबंधित होता है दोस्तों, तो लैक्टोमीटर दूध से। अगर मैं वायु दाब की बात करूं तो बैरोमीटर से मापते हैं। किससे दोस्तों? बैरोमीटर। अगर यहाँ बैरोमीटर होता तो बिल्कुल सही होता। ठीक है दोस्तों, तो बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायु दाब मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। एनीमोमीटर से हवा की गति मापते हैं। एमीटर से विद्युत प्रवाह मापते हैं और पायरोमीटर से उच्च तापमान मापते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए दोस्तों, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? बेकिंग सोडा का ऑप्शन ए है एन सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम सल्फेट, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं दोस्तों। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब याद कैसे रखेंगे दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को? कि अगर वैसे स्टार्ट होता है बेकिंग को, बाइकार्बोनेट भी वैसे स्टार्ट होता है दोस्तों। तो बेकिंग सोडा से सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर मैं बात करूँ सोडियम क्लोराइड की, तो साधारण नमक होता है ना दोस्तों NaCl। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। तो नमक NaCl जो होता है वो साधारण नमक, हम जो नमक यूज़ करते हैं उसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों, NaCl होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व वायु बहुतायत से पाया जाता है? मतलब सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन तो पहले नंबर पर होता है दोस्तों, के अलावा दूसरा तत्व कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आर्गन और ऑप्शन डी नियोन। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हीलियम। हीलियम पाया जाता है किसके बाद दोस्तों? हाइड्रोजन के बाद। ठीक है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है दोस्तों? तो हीलियम इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है दोस्तों, कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, या पूरा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन ए है पावर हाउस जिसे कहते हैं, हिंदी में शक्ति ग्रह दे रखा है दोस्तों, इंग्लिश में पावर हाउस आ जाता है। तो ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम और ऑप्शन डी है केंद्रक। तो सही आंसर क्या होगा, तो अगर मैं शक्ति ग्रह की बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अब चलते हैं हम आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 पर देखिए, बारडोली सत्याग्रह के फलस्वरूप किस महान नेता का जन्म हुआ। या तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बारडोली सत्याग्रह के फलस्वरूप किस महान नेता का जन्म हुआ, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बारडोली सत्याग्रह से कौन से नेता जुड़े हैं। ठीक है, या बारडोली सत्याग्रह से किसका संबंध है। तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है राजा जी। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल। अगर मैं बात करूं बारडोली सत्याग्रह के फलस्वरूप किस महान नेता का जन्म हुआ, तो वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अब मैं बात करूं वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, सरदार कहा था इन्हें, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार लगाते हैं पहले। अगर सरदार का नाम बोलूं, सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो यहीं इसी सत्याग्रह में जो बारडोली सत्याग्रह था, इनकी जो महिला थी, महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी दोस्तों। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बारडोली सत्याग्रह की महिलाओं ने, किसने, महिलाओं ने सरदार कहा था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं लाता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।